निशा अपने घर में सब्जी काट रही होती है। तभी उसे अपने जानवरों की आवाज आती है और वो सब्जी काटना छोड़कर बाहर आ जाती है और वो देखती है कि गाय बैल बकरी आपस में खेल रहे हैं। अरे तुम तीनों कितने प्यार से खेल रहे हो। तुम जानते हो, जैसे तुम तीनों दोस्त हो वैसे ही मेरी भी दो दोस्त थी, नेहा और पूजा। हम भी ऐसे ही एक साथ रहा करते थे। ये देखो लॉकेट में उनकी फोटो, इनके चेहरे याद कर लो। इतना बोलकर निशा अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। क्या जरूरत थी तुझे गांव में शादी के लिए हाँ करने की। देख हमारी शादी तो शहर में हो रही है, बहुत जल्द हम दोनों शहर चले जाएंगे और वहाँ पर फ्लैट में रहेंगे, और तू यहाँ गाँव में इन्हीं मिट्टी के घर में रहेगी। नेहा पूजा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों सहेलियों की शादी शहर में हो रही है, पर शायद मेरी जिंदगी में शहर है ही नहीं। और वैसे भी मुझे अपने गाँव की मिट्टी ही पसंद है, मुझे यहीं रहना है। और मेरा ससुराल खेत में है तो मुझे तो वहाँ और मजा आएगा। तू पागल है। इतना बोलकर पूजा और निशा अपने घर चली जाती हैं और बहुत जल्द ही तीनों दोस्तों की शादी हो जाती है। निशा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहां राजू अपने दादा दादी के साथ सब्जियां और लकड़ियां लेकर बाहर से खेत से आता है। माँ देखो, इस ठंड में आज मैंने लकड़ियाँ जमा करने में दादा दादी की मदद की है। बहू, कल सुबह तक की लकड़ियां मैं अभी ही लेकर आ गई हूँ, और ये गाजर पालक मेथी भी लाई हूँ, तो तू कल गाजर का हलवा बना लेना। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है माँ जी। माँ तुम जल्दी से खाना बना दो, गाय का दूध दादू निकाल देंगे। राजू की बात सुनकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का काम खत्म करके निशा खेत में काम करने लग जाती है। जहां एक तरफ निशा खेत में रह रही थी तो वहीं उसकी दोनों सहेलियां पूजा और नेहा शहर में एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। पूजा कैसी है तू? कितने दिनों बाद हम दोनों दोस्त मिल रहे हैं ना। काश की निशा से भी मिल पाते। हाँ यार, पर तू तो जानती है ना कि निशा की शादी गांव में हुई है और वो खेत वाले ससुराल में रह रही है। मुझे तो कभी कभी निशा के लिए बहुत दुख होता है। हम यहाँ आराम से ठंडी में एंजॉय कर रहे हैं, शहर में रहकर हीटर चलाकर, पर हमारी दोस्त गांव में उस खेत के बीचों बीच ससुराल में पता नहीं बिना हीटर बिना सुख सुविधा के कैसे रहती होगी। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि गांव जाकर अपनी दोस्त से मिलूं। वैसे भी उससे मिले 7 साल हो गए। मन तो मेरा भी है, और मेरी तो बहन की शादी भी है। सोच रही हूँ कि क्यों ना उसे इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाऊं तेरे साथ। इसी बहाने हम तीनों दोस्त की मुलाकात भी हो जाएगी। पूजा की बहन की गांव में शादी थी, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गांव जाती है और शादी अटेंड करने के लिए नेहा भी गांव आती है। जिसके बाद वो दोनों दोस्त निशा को इनविटेशन कार्ड देने के लिए उसके माता पिता के पास जाती हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि निशा के खेत वाले ससुराल का रास्ता। नेहा, निशा के पापा ने बताया था कि निशा का खेत जंगल पार करके है। उन्होंने बोला था सीधा सीधा जाना है, पर मुझे लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं। पूजा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो जानवरों की आवाज आ रही है। वो दोनों घबराते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि पूजा के पालतू जानवर उन्हें दिखते हैं, जिन्हें देख वो घबरा जाती है। पर वो जानवर उन दोनों को पहचान लेते हैं। निशा ने उन्हें सब बताया जो था, तो गाय नेहा की साड़ी मुंह में दबाकर खींचकर लेकर चलने लगती है। वहीं बकरी पूजा की साड़ी मुंह में दबाकर लेकर चलती है। वो दोनों उनसे अपनी साड़ी छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ही वो दोनों निशा के खेत वाले ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि निशा अपने ससुराल में घर के बाहर सर्दी में गाजर का हलवा बना रही है और उसका घर भी मिट्टी का बना हुआ है। अरे नेहा, पूजा, तुम दोनों यहाँ अचानक? तुम्हें कैसे पता चला मेरे ससुराल के बारे में कि मैं यहाँ रहती हूँ? तेरे पापा से एड्रेस लेकर आए थे, हम तेरे यहाँ आ रहे थे, भटक गए, फिर तेरे ये पालतू जानवर मिले और ये हमें लेकर आए। लगता है तूने इन्हें सब बता रखा था। हाँ, मैंने सब बताया और फोटो भी दिखाई थी, तभी तो ये तुम्हें पहचान गए। हम तुम्हारे जानवर को नहीं पहचान सके, पर देखो तुम्हारे जानवर ने हमें पहचान लिया। बहू, तुम दोनों की दोस्त आई हैं, उन्हें अंदर बिठाओ, जब तक मैं पवन से कह देता हूँ कि वो बाहर से कुछ मिठाई और चाय नाश्ते के लिए सामान ले आएगा। विनोद के कहने पर पवन बाहर से कुछ मिठाइयां और नाश्ते के लिए नमकीन बिस्किट लेकर आता है। और जब नेहा पूजा घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर आज भी मिट्टी का बना है। घर के बाहर छोटा सा आंगन है और आंगन के दोनों साइड बाहर खेत है। उसकी दोस्त आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, यहाँ तक कि उनके घर में कोई बेड भी नहीं है। वो लोग आज भी चारपाई और नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। ये सब देखकर दोनों दोस्त अपनी गरीब दोस्त को ताने मारना शुरू कर देती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा निशा, तुम इस खेत से घिरे घर में कैसे रह रही हो? तुमने यहाँ शादी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा होता अगर तुम भी हमारी तरह शादी करके शहर में रहती। तुम जानती हो इस ठंड में हम अपने शहर में कितने अच्छे से रहते हैं। हमारा खुद का फ्लैट है, दरवाजे पर गार्ड रहता है और ठंड से बचने के लिए हमारे पास हीटर, गर्म एसी, कंबल और भी बहुत कुछ है। बहू की सहेलियों, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा है,
पर तुम फिक्र मत करो, तुम जब तक यहाँ रहोगी हम तुम्हें बहुत मान सम्मान से रखेंगे बहू। तुमने जो गाजर का हलवा बनाया है वो तो अपने दोस्त को दे दो। इतना सुनने के बाद भी आशा उन दोनों से प्यार से बातें करती है और दोनों दोस्त बैठकर निशा के हाथों का बनाया गाजर का हलवा खाती हैं। अब इसी तरह अगले दिन निशा के सास ससुर खेत में अपने बैल को लेकर खेती करने लगती हैं और निशा अपनी दोनों दोस्त को अपना तबेला दिखाती है, जहां वो गाय का गोबर उठाती है और दूध निकालती है और अपनी बकरी और गाय को बाहर चरने के लिए ले जाने लगती है और जाते हुए अपनी दोनों दोस्त से कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों को अब इन सब चीजों की आदत नहीं होगी, पर मेरे खेत के पास रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम जब तक यहाँ रहोगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी, क्या शहर में आप लोगों को ऐसे खुली जगह नहीं मिलती जहाँ धूप लग सके? आप लोग ठंड से बचने के लिए हमेशा हीटर ही चलाते हो? हाँ बेटा, वहाँ पर फ्लैट है, हमारे घर के ऊपर भी घर होता है और हम लोगों के पास इतनी सारी खुली जमीन नहीं होती और ना ही खुद का खेत होता है जहाँ खेती करके अपने हिसाब से खाना बनाकर खा सके। पर कोई बात नहीं, जब तुम शहर आओगे ना तब मैं तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगी। देखना तुम्हें हमारा शहर इस गाँव से ज्यादा पसंद आएगा। इस तरह नेहा और पूजा अपनी दोस्त के साथ बाहर खेत में जाती हैं, जहां वो लहराती खेती को देखकर बहुत खुश होती हैं। और जब निशा अपने बेटे और सास ससुर के साथ सब्जी तोड़ रही होती है तो हरी सब्जियां देख दोनों दोस्त निशा से कहती हैं, गाँव वालों का ठीक है यार, एक तो खेत, दूसरा इतनी सारी जमीन, ऊपर से सब्जी खरीदने में भी पैसे नहीं जाते। हम शहरी लोग तो लुट जाते हैं। कुछ देर बाद खेत का सारा काम खत्म करके पूरा परिवार पूजा और नेहा के साथ घर के अंदर जाते हैं, जहां पूरा परिवार रात को आग जलाकर घर के बाहर बैठकर खाना खाता है। कितने दिनों बाद मिट्टी के चूल्हे का खाना खाने को मिला है, पुरानी यादें ताजा हो गई। खेत में ठंडी ठंडी हवा में बैठकर चूल्हे का खाना खाने में मजा आ गया। तो बेटा और लो ना, बहू तुम अपनी दोस्त और सास के साथ अंदर सो जाना, आज हम तीनों बाप बेटे बाहर सो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर इस मिट्टी पर बैठने की वजह से मेरे तो कपड़े ही गंदे हो गए। मुझे तो अब गाँव की मिट्टी से एलर्जी होती है। पूजा नेहा की बात सुनकर पवन को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन दोनों अमीर सहेलियां देर से जब सोकर उठती हैं तो वो घर में किसी को नहीं पाती। घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि निशा और उसकी सास ताजी ताजी गोभी, पालक, गाजर, मटर तोड़कर टोकरी में रख रही हैं और पवन विनोद के साथ मिलकर उन्हें टोकरियों को ठेले पर रखवा रहा होता है। इतने में निशा दोनों सहेलियों को देख लेती है और कहती है, अरे उठ गई तुम दोनों, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता तैयार है। आज ताजी गोभी के पराठे बनाए हैं मैंने, तुम दोनों को पसंद है ना? सच में यार, गोभी के पराठे और वो भी तेरे हाथ के, मजा आ जाएगा आज। वैसे तुम सुबह सुबह ये सब्जी क्यों तोड़ रहे हो? वो आज मार्केट में सब्जी बेचने जाना है। पवन और ससुर जी को बस इसी की तैयारी कर रहे थे, पर अब हो गया हमारा काम। चलो तुम्हें नाश्ता देती हूँ। निशा उठकर दोनों सहेलियों को ताजा गोभी के पराठे खिलाती है जो उनको बहुत पसंद आते हैं। अब दोपहर के खाने के लिए वो अपनी दोनों सहेलियों को खेत में लेकर जाती हैं और उनसे ही बोलती हैं सब्जी तोड़ने के लिए, जिससे उन्हें बहुत मजा आता है। तुम दोनों कितने सालों बाद ऐसे खेत में सब्जी तोड़ रही हो ना? हाँ यार, ताजी सब्जियों को अपने हाथ से तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है और जब इन्हें बनाओ और खाओ तो इनका अलग ही स्वाद आता है। शहर में हम इसी स्वाद को मिस करते हैं। निशा, आज रात हमारा यहाँ आखिरी दिन है, कल सुबह हमें निकलना है, तो आज हम तीनों मिलकर इन ताजी सब्जियों का खाना बनाएंगे। हाँ, मैं ये गाजर और मटर की सब्जी बनाऊंगी और मैं पालक का साग। चलो, मैं आज बाजरे की रोटी बनाऊंगी। अब तीनों सहेलियां सब्जी तोड़कर घर के अंदर जाती हैं और तीनों मिलकर खाना बनाती हैं और खूब बातें करती हैं। पहले नेहा का पालक साफ करवाकर उसका साग बनाती है। इतने में दोनों सहेलियां अपने अपने खाने की तैयारियां करती हैं। चूल्हे पर खाना बनाने में दोनों अमीर सहेलियों को दिक्कत होती है तो निशा दोनों की मदद करती है और खाना बनाकर सबको परोसती है। वाह, ये पालक का साग तो बहुत अच्छा बना है। और ये गाजर मटर की सब्जी भी, स्वाद आ गया खाने में। और बाजरे की रोटी के साथ तो और भी अच्छी लग रही है। सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर सब लोग खेत में बैठकर रात में चाय पीते हैं और खूब बातें करते हैं। तभी पूजा अंदर जाती है और बैग में से शादी का कार्ड लेकर आती है। निशा, मैं यहाँ तुम्हें अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आई थी और यही देना भूल गई। यहाँ जाकर मैंने इतना एंजॉय किया, पुराने दिनों को याद किया कि मैं सब कुछ भूल गई। पर अब जाते हुए लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद खुलकर जिंदगी को जी पाई हूँ। मैंने यहाँ आकर इस साल की ठंड को और तुम्हारे इस खेत खलिहान को भी बहुत एंजॉय किया। तो मेरी बहन की शादी में जरूर आना। अब हम चलते हैं अपने घर। आप सब इतनी जल्दी जा रहे हैं? अगर 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा रहता। और हाँ, हम तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आएंगे। इस तरह पूजा अपने दोस्त को शादी का कार्ड दे देती है और उस रात तीनों सहेलियां खेत में ही बैठकर ठंड की परवाह न किए बिना खूब बातें करती हैं। और अगली सुबह जब दोनों जाती हैं तो निशा दोनों को एक सब्जी की टोकरी देती है और कहती है,
ये लो तुम्हारी ताजी ताजी सब्जियां, ले जाओ, इसमें खेत की सारी सब्जियां हैं। तुम दोनों को पवन जी छोड़ देंगे जंगल के बाहर तक, आराम से जाना। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। पवन की रेहड़ी पर सब्जियों की टोकरी रखकर उन्हें बाहर तक छोड़ देता है और इस तरह दो अमीर सहेलियां अपनी गरीब सहेली के खेत वाले ससुराल जाती। हो गया हलवा, बस किशमिश बादाम डालना बाकी है। लक्ष्मी खुशी से बावर्ची खाने में पहली रसोई बना रही थी। डाइनिंग हॉल में करोड़पति ससुराल वाले बैठकर बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। आहा, क्या बात है माँ, आज तो बावर्ची खाने से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। वैसे माँ, आज किस नौकर का नंबर था खाना बनाने का? तभी मुस्कुराहट के साथ लक्ष्मी खाना लाकर परोसती है। ननद जी, आज नौकर चाकर नहीं बल्कि मैंने खाना बनाया है। देखिए, आलू गोभी, आलू पनीर, हलवा पूरी, बहुत कुछ बनाया है। तभी सास निरंजना देवी स्टील के बर्तनों में खाना देखकर खफा अंदाज में बोलती है। बहू रानी, तुम्हें किसने कहा था बावर्ची खाने में जाने को? अपने घर में मैंने नौकर चाकर की फौज फ्री फंड के पैसे देने के लिए नहीं रखी है। खैर, आइंदा ध्यान रखना। अब तुम गरीब नहीं, हाई क्लास करोड़पति खानदान की बहू हो। लक्ष्मी अपनी सास के तंज कसी बातों को दिल से नहीं लगाती और हिचक से भरकर खाना परोसती है। ये लीजिए, मीठे से शुरुआत कीजिए। मैंने बादाम किशमिश डालकर सूजी का हलवा बनाया है सबकी खातिर। पर लक्ष्मी जैसे ही स्टील के बर्तनों में खाना परोसती है तो सास गुस्से में टोकती है। बहू, तुम्हें एक ही बात क्या बार बार याद दिलानी पड़ेगी? तुम करोड़पति ससुराल की बहू हो। हम लोग महंगी क्रॉकरी सेट में खाना खाते हैं, ये स्टील के बर्तनों में नहीं। और ये सूजी का हलवा गरीब लोग खाते हैं। हम जैसे हाई क्लास लोग महंगी सोने चांदी की परत लगी हुई मिठाई खाते हैं। करोड़पति होने का शो ऑफ करते हुए सास नौकरों को चिल्लाती है। लल्लू, रामू, गोपी, कहाँ मर गए सबके सब नौकर? सारे नौकर दौड़कर आते हैं और सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जी मालकिन, बुलाया? ये सारा खाना और हलवा ले जाओ और जाकर किसी भिखारी में बंटवा दो। और ये स्टील और मिट्टी के बर्तन भी उन्हीं को दे देना। मुझे मेरे हाई क्लास घर में ये बर्तन नहीं दिखने चाहिए। जी मालकिन। मगर माँ जी, माँ भाऊजी ने ये स्टील के बर्तन एक एक पैसा जोड़कर मुझे दिया था और ये मिट्टी के बर्तन माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से बनाए थे। इन्हें रहने दीजिए। बहू, इन मिट्टी के बर्तनों का तुम्हारे करोड़पति ससुराल में कोई काम नहीं है। सास के बर्ताव को देखकर लक्ष्मी का खुशियों से भरा दिल टूट जाता है। नम आंखों से वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये करोड़पति ससुराल मुझे काटने को दौड़ रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। आखिरकार क्यों लक्ष्मी इतने करोड़पति ससुराल की बहू होकर भी अपने तकदीर को कोस रही है और कैसे वो गरीब होकर इतने ऊंचे रुतबे वाले खानदान की बहू बनी, चलिए देखते हैं। रंजीत जी, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। पंडित जी कब से शौर्य की कुंडली देख रहे हैं मगर कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? धीरज रखो निरंजना, सब अच्छा होगा। देखिए रंजीत साहब, आपके बेटे की कुंडली में लगन दोष है। इस दोष का कोई तो उपाय होगा पंडित जी। देखिए पंडित जी, आप सभी पंडितों को मैं लाखों की दक्षिणा दूंगी। बस इस दोष को दूर कर दीजिए। निरंजना जी, धन में तोल देने से तकदीर नहीं बदला करती। नंगे पांव से ईश्वर से विनती कीजिए, तभी ये दोष मिटेगा। निरंजना देवी का परिवार करोड़पति था, मगर कहते हैं ना, धन दौलत कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ घमंड लाती है। अगले दिन निरंजना अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर आती है। पधारिए निरंजना जी, आपका स्वागत है। ये लीजिए पंडित जी, लाखों का चढ़ावा मेरे परिवार की तरफ से भगवान को चढ़ा दीजिए। निरंजना के परिवार को वीआईपी एंट्री मिलने पर लाइन में खड़े गरीब भक्तों में बड़बड़ाहट होने लगती है। क्या जमाना आ गया है, हम गरीब भक्त इतनी भीड़ भाड़ में इतनी लंबी लाइन में पीछे चल कर आ रहे हैं और इनको वीआईपी एंट्री दी जा रही है। तभी लाइन में खड़ी गरीब लक्ष्मी पूजा की थाली लेकर मंदिर में आती है। जी जरा साइड दीजिए, मुझे भी पूजा करनी है। तभी ईशा घमंड से बोलती है, यू थर्ड क्लास गरीब दिख नहीं रहा है, अभी हमारी फैमिली की पूजा चल रही है, तुम लाइन में जाकर वेट करो। ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होती है, आप तो वीआईपी की तरह पहले अंदर आ गए। माफ कीजिएगा मगर भगवान लाखों करोड़ों रुपए के चढ़ावे से नहीं बल्कि भक्ति से चढ़ाए पूजा के फूल से खुश होते हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर पहली ही नजर में निरंजना उसे बहू के रूप में चुन लेती है। पंडित जी, कौन है ये लड़की जिसे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है? निरंजना जी, ये मंदिर के बाहर जो गरीब फूल बेच रहा है उसकी बेटी है। बड़ी गरीब है लेकिन संस्कार उम्र से बड़े हैं।
निरंजना लक्ष्मी के घर का पता करवाती है और अगले दिन नोटों और सोने चांदी के जेवर से भरी थाली लेके आती है, जहां मिट्टी के मढ़ई में गरीब माँ बाप दिनेश गंगा बैठे थे और धुएं में लक्ष्मी रोटी बना रही थी। तभी उन लोगों को देखकर दिनेश हाथ जोड़कर पूछता है, अरे मालकिन जी, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। किसके घर जाना है बताइए। जी घर भी सही है और इरादा भी नेक है। दरअसल मुझे आपकी बेटी अपने बेटे के लिए जच गई है। करोड़पति खानदान है हमारा, इज्जत रुतबा पैसा सब कुछ है। आपकी बेटी राज करेगी। गरीब बेटी के लिए इतने बड़े करोड़पति घराने से आए रिश्ते को देखकर दिनेश और गंगा सोच में आ जाते हैं। मगर आप लोग इतने ठाट बाट वाले हैं, फिर हमारे गरीब बेटी को क्यों ब्याहना चाहते हैं? कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं? आपकी चिंता मैं समझता हूँ बहन जी, लेकिन मेरा लड़का आपके सामने खड़ा है। अभी अगर आपको कोई शक है तो एक बार ये थाली भरकर नोटों की गड्डियां देख लीजिए, पूरी दुनिया चमचमाती नजर आएगी। सोच क्या रही हो गंगा, इतने करोड़पति लोग हैं, इस मिट्टी के मढ़ई में सारा जीवन तो हमारी लक्ष्मी ने दुख में ही काटा है। कम से कम शादी के बाद अपने करोड़पति ससुराल में सुखी तो रहेगी। इसी के साथ निरंजना चुन्नी चढ़ाती है और थाल भरकर रुपए उसके हाथ में रखकर रोका करती है, जिसे देखकर गंगा कहती है, अजी लक्ष्मी की सास ने लाखों रुपए उसके हाथ में दिया है, हम लड़के के हाथ में 101 रुपए देंगे, कितना कम लगेगा? कोई नहीं गंगा, आगे बढ़कर दे दो। गंगा 101 रुपए और नारियल शौर्य को दे देती है। इधर सास और नंद ईशा आपस में फुसफुसाती हैं। माँ हम कहाँ करोड़पति लोग और ये कितने कंगले लोग, यही लोग मिले थे रिश्ता जोड़ने को, भैया के हाथ में 101 रुपए दिए। सच अ डिस्गस्टिंग। तू नहीं समझेगी ईशा, ये मेरी दूर की सोच है। गरीब लड़की हमारे करोड़पति खानदान की बहू बनेगी तो हम उसे पांव की जूती बनाकर रखेंगे, वरना ऊंचे खानदान की बहू लाते तो उसके घमंड हमें झेलने पड़ते। धूमधाम से लक्ष्मी की शादी होती है और उसकी विदाई करोड़ों के प्राइवेट जेट में होती है। मैंने बचपन से सपना देखा था कि एक ना एक दिन मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, मगर मेरी विदाई हवाई जहाज में होगी ये नहीं सोचा था। थोड़ी देर में लक्ष्मी ससुराल पहुंचती है, जो कि संगमरमर की तरह चमचमाता आलीशान बंगला था। आगे काफी दूर में गार्डन फैला था और फव्वारा बह रहा था। इसके अलावा ससुराल में कई सारे कमरे, डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, लाखों के महंगे फर्नीचर, झूमर करोड़पति ससुराल की शोभा बढ़ा रहे थे। मेरा करोड़पति ससुराल तो सपनों से भी सुंदर है। कैसा लगा आपको हमारा करोड़पति पैलेस प्यारी भाभी? बहुत सुंदर है। चलो जाओ बहू, जाकर थोड़ा आराम कर लो, कुछ देर में तुम्हारी मुंह दिखाई है। शौर्य बहू को ले जाओ। जी मम्मी, चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी कमरे में आकर अपना बक्सा खोलकर लहंगा देखती है। माँ ने कितने प्यार से अपनी साड़ी का लहंगा बनाया है, मुंह दिखाई में यही पहन लेती हूँ। तभी हाथों में लाखों का जोड़ा लेके सास आती है। बहू ये लो, मुंह दिखाई में तुम्हें ये जोड़ा पहनना है। पर सासू माँ की इच्छा थी कि मैं मुंह दिखाई में ये लहंगा पहनूं। बहू अब तुम अपने गरीब माँ बाप की बेटी बाद में और इस करोड़पति ससुराल की बहू पहले हो, इसलिए तुम्हें हमारी मर्जी से चलना होगा। ये लहंगा खास मैंने लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारे लिए बनवाया है, यही पहनना है, मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी। लक्ष्मी को सास का स्वभाव थोड़ा खलता है, मगर वो चुपचाप तैयार होकर मुंह दिखाई में आती है, जहां एक बार फिर नोटों की गड्डियां वार कर निरंजना नजर उतराई करती है। लो ये सारे रुपए ले जाके गरीबों को खैरात में बांट दो। माँ बाहर किसी गरीब को दान करने की क्या जरूरत है, भाभी भी तो गरीब खानदान से आई हैं, इन्हें ही दे दो। ईशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारी भाभी है। सॉरी पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। नहा धोकर लक्ष्मी रसोई में आती है। कुछ नहीं होगा, आज मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है, इसलिए सारा खाना मैं बनाऊंगी, आप सब लोगों की छुट्टी है। लक्ष्मी खुशियों भरे दिल से खाना बनाती है, लेकिन इस बार भी उसे अपमानित होना पड़ता है। क्या होगा लक्ष्मी का फैसला? वो अपना करोड़पति ससुराल चुनेगी या स्वाभिमान? तभी कमरे में शौर्य दाखिल होता है। लक्ष्मी आंसू पोंछकर बोलती है, जी सुनिए, आज मेरे पगफेरे की रस्म है, माँ पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आप चलेंगे ना मुझे लेके? हाँ, मगर इस घर के फैसले माँ ही लेती है, एक बार तुम उनसे इजाजत ले लो। लक्ष्मी पास सास के जाती है इजाजत मांगने के लिए, लेकिन निरंजना साफ इनकार कर देती है। बहू क्या करोगी अपने मिट्टी की कुटिया में जाके, ससुराल में रहो, समझी? रोते हुए लक्ष्मी कमरे में लौट जाती है। काफी देर रास्ता देखने के बाद गंगा और दिनेश खुद ही अपनी बेटी के ससुराल आते हैं। नमस्ते समधी जी,
समधन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दिनेश जी, कैसे आना हुआ? जी बिटिया पग फेरा करने नहीं आई तो आप दोनों ही बेटी के करोड़पति ससुराल में मुंह उठाकर चले आए खातिर करवाने। निरंजना, ये क्या तरीका है, क्या सलीका है बहू के मायके वाले से बात करने का? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ बैठ जाओ, ऐसे नरम गद्दे पर बैठना कभी नसीब तो हुआ नहीं होगा। अपने गरीब माँ बाप को नीचा दिखाते हुए नाश्ता पानी लेके आई लक्ष्मी सुन लेती है। बस कीजिए माँ जी, मुझे लगा था मेरे करोड़पति ससुराल वाले बाकियों जैसे नहीं तमीजदार होंगे। ये ऊंची दीवारें और महंगा मकान मुबारक हो, मैं इस करोड़पति ससुराल को ठोकर मारती हूँ जहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं है। चलिए माँ पिताजी। तुम्हारे घमंडी रवैया के चलते इस घर की लक्ष्मी रूठ कर जा रही है। निरंजना का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे, अपने किए पर पछतावा है। मैंने हमेशा करोड़पति होने का घमंड जताया, मुझे माफ कर दे। इस ससुराल को छोड़कर मत जा, तेरे बगैर घर आंगन सूना है। अंत में लक्ष्मी ससुराल में ठहर जाती है और मान सम्मान से रहती है।